आर्टिकल 27 क्या बोल रहा है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धियों के लिए, यानी सिंपल सा ही बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है या कोई धार्मिक संप्रदाय है, वो अपनी वृद्धि के लिए आपसे पैसा नहीं ले सकती। सिंपल सा बोल रहा है, किसी भी धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए कर देने के लिए आपको बाध्य नहीं कर सकती किसी भी। गरीब आदमी कहाँ से दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो आप अपनी स्वेच्छा से बोले आप दे सकते हो, और आपके ऊपर बाध्यकारी नहीं है कि आपको किसी भी धार्मिक संप्रदाय का कोई कार्यक्रम हो रहा है या कुछ हो रहा है तो आपको पैसा देना ही है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मान के चलो कभी आपका गणेश जी आएगी, आपकी दुर्गा जी आएगी, तो जो चंदा लेते हैं कुल्ली पे लेता है चंदा, कंपल्सरी नहीं है कि वो सीएम देगा ही देगा, नहीं देने की छाया नहीं, इसको बाध्य नहीं कर सकता। और कुछ उल्टा सुल्टा बोलेगा तो बोल सकता है कि आर्टिकल 27 में बोला गया है कि हम जो है किसी भी धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए हम आय देने के लिए बाध्यकारी नहीं। क्लियर है? आर्टिकल 27 बड़ा सिंपल सा, आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, किसी भी धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए कोई व्यक्ति को पैसा देने के लिए बाध्य नहीं है, अपनी स्वेच्छा से वो दे सकता है। आर्टिकल 28 क्या होता है कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में समझौता। इसके अंदर में क्या बोल रहा है? इसका पहले होता है आर्टिकल 28 से। आर्टिकल 28 से क्या बोलता है? इसका सिंपल सा, इस आर्टिकल सिंपल सा मतलब ये है कि भाई शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं देना है। इतना सिंपल सा मतलब है इसका। कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। इसके अंदर में अलग अलग 3 आर्टिकल दिए। आर्टिकल 28 से क्या बोलता है कि राज्य के द्वारा पूर्णतः पोषित, क्या लिखा हुआ है? राज्य निधि से पूर्णतः पोषित। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित का मतलब सरकारी स्कूल। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित है सरकारी स्कूल। यस सर। राज्य निधि से पूर्णतः सरकारी स्कूल में किसी भी प्रकार की कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये तो लिखा है, कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 28 से बोलता है। आर्टिकल 28 में क्या बोलता है कि अगर कोई शिक्षण संस्थान किसी ट्रस्ट द्वारा स्थापित है, अगर कोई शिक्षण संस्थान किसी ट्रस्ट द्वारा स्थापित, जैसे कि मदरसा, जैसे कि मदरसा ट्रस्ट, मुस्लिम्स का, तो अपनी वो धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। और राज्य द्वारा अगर पूर्णतः पोषित है सरकारी स्कूल जैसे कि, तो वो धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता। और धार्मिक शिक्षा देना है तो खुद का ट्रस्ट बनाओ, धार्मिक शिक्षा। तीसरा होता है कि राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से मान्यता सहायता प्राप्त। इसका मतलब होता है राज्य से मान्यता प्राप्त मतलब प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल को मान्यता लगती है नहीं लगती? शिक्षा बोर्ड को मान्यता, अगर वो राज्य से मान्यता प्राप्त है या राज्य नीति से सहायता प्राप्त है उनको, तो उन संस्थानों में अगर धार्मिक कोई भी शिक्षा या उपासना के लिए किसी भी छात्र को या किसी भी नागरिक को बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर मान के चलो स्टार्टिंग में प्रेयर होती है, तो अगर प्रेयर करते समय कोई मुस्लिम व्यक्ति हाथ नहीं जोड़ते तो तुमको बाध्य नहीं करूंगा। आपने देखा वहां नहीं जोड़ते, आप बाध्य नहीं कर सकते उनको, ठीक है ना? वही बोल रहा है। या उनको आप बोलो कि उपासना करो, सरस्वती जी की उपासना करो, तो नहीं करेंगे तो आपको बाध्य नहीं। बोलता है कि किसी भी राज्य से मान्यता प्राप्त हो या राज्य से सहायता प्राप्त हो, उन संस्थानों में आप किसी भी व्यक्ति को धार्मिक उपासना के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यहाँ धार्मिक उपासना बोला गया है, यहाँ धार्मिक शिक्षा बोला गया है। उपासना का मतलब स्टार्टिंग जो है ना, प्रेयर करते हैं, वो उपासना से बाध्य नहीं करते। सही बात है, कई लोग नहीं करते। देखिए मुझे आपने ये हो गया आर्टिकल 28 हो गया। आर्टिकल 28 का सबसेक्शन तीनों आर्टिकल बता दिया मैंने। आर्टिकल 29 और 30, आर्टिकल 29 और 30 जो है वो संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार है, और इस संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार है वो नागरिकों के लिए दिए गए अधिकार है। आर्टिकल 29 क्या बोलता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करना है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण कैसे किया जाएगा बोलता है कि आर्टिकल 29 से बोलता है कि प्रत्येक नागरिक को अगर उनकी जो भाषा है वो अल्प है तो भाषा के आधार पर, लिपि के आधार पर और उस अपनी संस्कृति को सुरक्षित बनाए रखने का अधिकार है। यानी यदि कोई अल्पसंख्यक वर्ग है जो किसी क्षेत्र, अल्पसंख्यक यहाँ जाति भी हो सकती है, अल्पसंख्यक कोई क्षेत्र भी हो सकता है, कोई समुदाय हो सकता है। अगर मान लो कोई अल्पसंख्यक समुदाय है और उनकी जो भाषा है, उनकी भाषा जो भी बोलते उसको संरक्षित रख सकते, सुरक्षित रख सकते, उसको बनाए रख सकते, ठीक है, और संस्कृति को बनाए रख सकते। वही बोलता है कि आर्टिकल 29 से कि भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है अल्पसंख्यक वर्गों को। आर्टिकल 29(2) क्या कहता है? आर्टिकल 29(2) ये कहता है कि कोई भी नागरिक को उसकी भाषा के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर या वंश के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से वर्जित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे हम टुकड़ा करना क्या चाह रहे हैं आर्टिकल 29 और 30 में
किसी के कल्चर को संरक्षित रखना चाह रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? संस्कृति। यस सर। शिक्षा, शिक्षा क्यों बोला गया है कि भाई वो अल्पसंख्यक वर्ग में अगर पैदा हो गया है तो तुम उसको चिढ़ाओ नहीं बार-बार कि नहीं, या उसको फिर तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं आप इसी शरीर वाले स्कूल में आप नहीं पढ़ सकते। अगर वो किसी भी वर्ग का है, जो अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं, उसमें किसी को उसके धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, वंश के आधार पे, भाषा के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से वर्जित या वंचित नहीं किया जाएगा। हम यहाँ पे किसका संरक्षण कर रहे हैं? आर्टिकल 29 में प्रश्न आ गया कि आर्टिकल 29 में आप किसका संरक्षण कर रहे हो? आर्टिकल 29 में आप अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कर रहे हो। और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कैसे कर रहे हो? सबसे पहले तो उनकी संस्कृति का संरक्षण कर रहे हो। और उनकी संस्कृति का संरक्षण के क्या बोल रहे हो कि आपको भाषा बनाए रखो, अपनी लिपि बनाए रखो, आपकी जो भी संस्कृति है उसको बनाए रखो। आप सबका कल्चर अलग अलग रहता है, विवाह के नियम अलग रहेंगे, पैदा होने के नियम अलग रहेंगे, किसी का वेलकम करना रहेगा उसका नियम अलग रहेगा, खान पान अलग रहेगा, उसको बदलने की कोई जरूरत नहीं होता, आप मत बदलो। दूसरी चीज बोलता है अगर आप अल्पसंख्यक हो तो आपको ये आपके जो भी आपके रहन सहन है उसके आधार पे आपको ऐसा नहीं कि मासूम को कोई स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में मासूम को नहीं आप नहीं होना है, आप सबको एडमिशन देना पड़ेगा आपको। उनका कल्चर है, अगर महंगा वर्ग का कोई व्यक्ति आ रहा है तो उनको भी देना पड़ेगा, अगर कोई अगले वर्ग का भी आ रहा है, मतलब बता रहा हूँ ऐसा, किसी मुस्लिम से आ रहा है, जैन आ रहा है, कोई भी आपको सबको एडमिशन देना पड़ेगा, ठीक है ना, ये बोलना चाह रहा है। आर्टिकल 30 क्या बोल रहा है? ऐसा हो सकता है, बोलता है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है इतना सब करने के बाद भी यही हो कि अल्पसंख्यक वर्ग जा ही ना उस स्कूल, तो हो सकता है उसको लगे कि भाई मेरे को चिढ़ाएंगे या ये करेंगे वो करेंगे, जैसा मैं समझ पाते। एक काम करो, अल्पसंख्यक वर्ग को बोला गया कि आर्टिकल 30 में बोला गया कि अल्पसंख्यक वर्ग आप स्वयं अपने लिए शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार किसके लिए? अल्पसंख्यक वर्ग, यानी कुल मिला के 1930 से अल्पसंख्यक के लिए बात कर रहा है। अपने कल्चर को बचाओ, शिक्षा पालो हमारे यहाँ पे, और आपको लगता है कि नहीं हमारे यहाँ नहीं पाना है तो अपने खुद के भी स्कूल खोलो, खुद के संस्थान खोलो और आप पढ़ो। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। आर्टिकल 30 में क्या बोलता है कि धर्म व भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक अपनी शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, धर्म व भाषा के आधार पर। धर्म व भाषा के मुस्लिम धर्म है, अगर उनको लगता है कि अपना शिक्षण संस्थान खोलना है तो बिल्कुल खोल लो भाई, मदरसा खोल लो। आर्टिकल 30(2) क्या बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं करेगा राज्य उसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगर समय पे जरूरत पड़ रही है उस ट्रस्ट को जो अल्पसंख्यक वर्ग ने खोला है तो उनकी बिल्कुल सहायता करेगा राज्य, बिल्कुल भेदभाव नहीं करेगा कि वो अल्पसंख्यक राज्य विभेद नहीं करेगा कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की सहायता के लिए। क्लियर है? यस सर। ये हमारे